एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे से अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे। आज आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं आप लोग के लिए क्या नया टॉपिक लेके आई हूं। तो मैंने कमेंट्स देखे थे, तो मुझे जो कमेंट आए थे वो आए थे एमसीक्यू सीरीज को लेकर। कल जो मैंने आपको वीडियो दिया था उसमें मैंने आप लोग को हिस्ट्री का मैप वर्क कंप्लीट करवा दिया है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आपका यहाँ पे जो आई का आइकॉन है आप उस पर क्लिक कर वो वाला वीडियो देख सकते हो। तो अगर आप उस वीडियो को 2-3 बार भी रिपीटेड फॉर्म में देखते हो, रिपीटेडली देखते हो, तो यकीन मानिए कि उससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। हिस्ट्री का मैप वर्क आपका कंप्लीट हो जाएगा, आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज से हम लोग एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं और आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे कि मैं एमसीक्यू सीरीज को डायरेक्टली स्टार्ट करूं या फिर आप उस चैप्टर का पहले एक वन शॉट रिवीजन चाहते हैं कि मैं चैप्टर का पहले एक रिवीजन दूं एंड आफ्टर दैट नेक्स्ट डे मैं उसका सीरीज स्टार्ट करूं। आज तो मैं खाली सीरीज स्टार्ट कर रही हूं एमसीक्यू का, जो कि है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट चैप्टर। इससे मैं एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट कर रही हूं। अगर आपको इस चैप्टर का रिवीजन चाहिए, वन शॉट रिवीजन चाहिए, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, तो मैं आप लोगों के लिए वन शॉट रिवीजन भी जरूर लेकर आऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का वीडियो, जो कि रहने वाला है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, यानी कि एवरीथिंग दैट सेटिस्फाई आवर नीड्स इज कॉल्ड रिसोर्सेज, बट दैट इज टेक्निकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फीजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल। ये जो 3 वर्ड है ना, 3 कीवर्ड, ये मिलकर आपकी डेफिनेशन को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। और जब ये 3 वर्ड आप लोग लिखेंगे तभी आपका एग्जामिनर आपको कंप्लीट मार्क्स देगा। गेट दैट? चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने यहां पर जो है आंसर्स को मेंशन नहीं किया है। मैं कोशिश करूंगी कि साथ साथ आपको समझाती जाऊं और आप को जो है आंसर्स बताती जाऊं। लेकिन इन अ वीडियो मैं 10 एमसीक्यूज रखूंगी और उसके बाद लास्ट के जो एमसीक्यू रहेंगे 3 से 4 एमसीक्यू, उनके आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, या फिर लास्ट के 2 एमसीक्यूज जो रहेंगे उनके आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो क्या रहने वाला है, फॉसिल फ्यूल्स are examples of which of the following types of resources? Resources की definition मैंने आपको दे दी है। फॉसिल फ्यूल आपको पता है, मैं ये मान के चल रही हूँ कि आप लोगों ने जो है टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज पढ़े होंगे। ठीक है, वन शॉट रिवीजन चाहिए तो जरूर से मुझे बताइएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगी। कोशिश नहीं, मैं डेफिनेटली आप लोगों के लिए वो वन शॉट रिवीजन जरूर लेके आऊंगी। तो आपकी डिमांड रहेंगी और उन्हें पूरा करना मेरा काम रहेगा। सो आप जरूर मुझे बताइएगा ताकि मैं पूरी कोशिश कर सकूं। ठीक है, तो देखिए, आपको बताना है कि फॉसिल फ्यूल जो है वो किस टाइप ऑफ रिसोर्स का एग्जाम्पल है। योर ऑप्शंस आर रिन्यूएबल, फ्लो, बायोलॉजिकल एंड नॉन रिन्यूएबल। ये सारे आप लोगों को पता होंगे कि रिन्यूएबल क्या होता है, फ्लो क्या होता है, बायोलॉजिकल क्या होता है और नॉन रिन्यूएबल क्या होता है। देखिए, जब हम लोगों ने टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज पढ़े थे तो देखिए, रिन्यूएबल का मतलब जिन्हें रिन्यू किया जा सकता है, जिन्हें हम रिसाइकल कर सकते हैं। फ्लो, रिन्यूएबल रिसोर्सेज को हम फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, लाइक फ्लो एंड बायोलॉजिकल। फ्लो का मतलब होता है जो रिसोर्सेज हमारे पास कंटिन्यू फॉर्म में आते जा रहे हैं, जो खत्म नहीं होने वाले हैं। दूसरा बायोलॉजिकल, जो अपने आप को बायोलॉजिकली रिसाइकल कर रहे हैं, लाइक ट्रीज हैं। एक पेड़ होता है, उससे उसका बीज गिरा, उस बीज से एक नया पेड़ बना, बट इट टेक्स टाइम, तो वो साइकिल चलती रहती है। फिर उससे दूसरा बीज गिरा, फिर एक पेड़ बना, तो इट्स लाइक साइकिल फॉर्मेट चलता रहता है। तो वो हो गया बायोलॉजिकल। एंड नॉन रिन्यूएबल हो गया जिसे हम रिसाइकल नहीं कर सकते, जैसे हमने एक बार यूज किया एंड वो धुआं हो गया उड़ के, वो दोबारा से वो रिसोर्स नहीं बन पाएगा। इट टेक्स लॉट ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स लाइक दैट। ठीक है, तो फॉसिल फ्यूल्स कौन से टाइप का रिसोर्स होगा? फॉसिल फ्यूल जो होने वाला है वो होने वाला है नॉन रिन्यूएबल। कौन सा रहने वाला है? फॉसिल फ्यूल्स आर द नॉन रिन्यूएबल टाइप ऑफ रिसोर्स। गेट दैट? सो आप लोग का आपका आंसर मिल गया है, दैट इज डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे रहने वाला है, देखिए जिस तरीके से मैं आपको ये एमसीक्यूज करवा रही हूं, अगर आप मेरा यकीन मान के चलिए
कि मैं आप लोगों को इतने डीप तक MCQ करवाऊंगी कि उससे बाहर जो है आपके लिए कुछ भी नहीं आने वाला है। मतलब बुक से बाहर तो कुछ नहीं आएगा ना, और उस बुक में से चैप्टर के डीप तक मैं जाके आप लोगों के लिए MCQs फाइंड आउट करूंगी और वो MCQs मैं आपके लिए लेके आऊंगी, ताकि आपको चैप्टर को बार बार रीड ना करना पड़े, आपका टाइम थोड़ा बच सके और आप अपने एग्जाम टाइम में अच्छे से जो है रिविजन कर सको। और इसीलिए मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ लिंक्स दे रही हूँ। मैंने आपको कल की वीडियो में भी लिंक्स दिए थे और आज भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रही हूँ, जो कि है सैम्पल पेपर्स के लिंक। एज अ स्टूडेंट मैं आपको बताऊं, जब मैं एक स्टूडेंट की तरह अगर सोचूं, मैं तैयारी कर रही हूं, किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रही हूं और मुझे सैम्पल पेपर्स की ज़रूरत है, और अगर अच्छे सैम्पल पेपर्स ना मिले जो कि वाकई वर्थ इट हो, तो मज़ा नहीं आता है। और मैं आपको 100% अश्योर कर रही हूँ, जिन सैम्पल पेपर्स का लिंक मैं आपको दे रही हूँ वो वाकई वर्थ इट होने वाले हैं। आप निराश नहीं होंगे, इसकी गारंटी मैं आपको दे सकती हूँ। उसमें आपको इंग्लिश के सैम्पल पेपर भी मिलने वाले हैं और सोशल साइंस के सैम्पल पेपर भी मिलने वाले हैं। उसमें 5 सैम्पल पेपर सॉल्व्ड एंड 5 सैम्पल पेपर अनसॉल्व्ड रहेंगे, और इसके अलावा 21 वर्कशीट्स आप लोग को MCQ की मिलने वाली हैं। तो सोचिए, आप यहाँ भी MCQ की प्रैक्टिस कर रहे हो, इसके अलावा आपको 21 वर्कशीट्स भी आपको मिलने वाली हैं। तो भाई इससे बाहर कहाँ जाओगे? वहाँ आपका सब कुछ कवर हो जाने वाला है। बाकी उसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो आप ऑलवेज मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि उनको रिजॉल्व कर सकूं। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेकआउट कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही रीजनेबल प्राइजेस हैं, हाई फाई प्राइजेस नहीं रखे गए हैं, बहुत रीजनेबल प्राइजेस हैं ताकि सभी लोग उसे अफोर्ड कर सके। ओके, सो डोंट फॉरगेट टू चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए सेकेंड वाले पर हम लोग बढ़ते हैं। ये है विच ऑफ द फॉलोइंग रिसोर्स इज नॉन रिसाइकलेबल। मैंने आपको बता दिया कि रिसाइकलेबल, नॉन रिसाइकलेबल, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल ये क्या होते हैं। तो देखिए, नॉन रिसाइकलेबल कोल, आयरन ओर, कॉपर, गोल्ड, ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं और आपको बताना है कि इसमें से कौन सा नॉन रिसाइकलेबल है। तो देखिए, आयरन ओर की अगर मैं बात करूं तो आपने एक बार आयरन ओर इस्तेमाल किया, आप अपनी डे टू डे लाइफ में काफ़ी सारी चीज़ें जो है आयरन की यूज़ करते होंगे, तो उसे जो है रिसाइकल किया जा सकता है। हम उससे एक बार यूज़ किया और उससे हम दोबारा कोई दूसरी चीज़ बना के उसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से सेम विथ कॉपर एंड गोल्ड। ठीक है, गोल्ड के आपके पास कोई ज्वेलरी है, ठीक है ना, उस ज्वेलरी से आपने यूज़ की, उसके बाद आपको नहीं पसंद आ रही है, आपने उससे कुछ और बनवा लिया, तो यू कैन यूज इट इन वेरियस वेज। ठीक है ना, तो उसी तरीके से। लेकिन अगर मैं कोल की बात करूं, किसकी बात करूं, मैं कोल की बात करूं, तो कोल जो है आपने एक बार यूज किया, इतनी कड़ाके की इस टाइम ठंड पड़ी हुई है और आप जो है अगर घर में अंगीठी जलाते हैं और अंगीठी में आप लोगों ने अगर कोल का इस्तेमाल कर रहे हो, तो वो एक बार जलाया, उसका धुआं बन गया, उड़ गया, तो आप उसे दोबारा, वो धुआं जो है वापस से क्या नहीं बनने वाला है, वो धुआं वापस से कोयला नहीं बनने वाला है, कोल नहीं बनने वाला है। तो ये क्या है, ये कोल जो है क्या रहने वाला है, नॉन रिसाइकलेबल रहने वाला है। ठीक है ना, इतने कड़ाके की ठंड में अंगीठी में बैठ के आप लोग हाथ सेक रहे हैं, तो वो कोल एक बार आप यूज करोगे, उसे दोबारा आप उसी कोल को दोबारा यूज नहीं कर सकते। ठीक है ना, और इसको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। क्या? मिलियंस ऑफ ईयर्स। आई होप यू गेट माई पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे रहने वाला है हम लोगों का, व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस सच एज ग्लोबल वार्मिंग एंड एनवायरमेंटल पोल्यूशन। देखिए, हमारे आप लोगों को सभी को पता होगा कि हमारे यहाँ पर वर्ल्ड वाइड, मैं खाली इंडिया की बात नहीं कर रही हूँ, वर्ल्ड वाइड अगर आप देखेंगे तो एनवायरमेंटल पोल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, ये बहुत बड़े इशू हैं। ठीक है ना, ये वो इश्यूज हैं जिन्होंने हमारे एनवायरमेंट को पूरी तरीके से खराब कर दिया है, हमारी प्रकृति को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया है। ओजोन लेयर में होल होना, ग्लोबल वार्मिंग का इस तरीके से बढ़ना, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ना, इसके अलावा एनवायरमेंटल पोल्यूशन की लोग ढंग से सांस भी नहीं ले पा रहे, तो आप सोच सकते हैं कि सिचुएशन किस कदर बिगड़ी हुई है। तो इसका रीजन क्या है, व्हाट इज द मेन रीजन? रीजन बहुत सारे हैं, लेकिन वी आर टॉकिंग अबाउट द मेन रीजन। तो आपको वो मेन रीजन बताना है कि वो क्या है। तो मेन रीजन क्या है, आप लोग को ऑप्शन दिए हुए हैं, डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज,
यानी कि रिसोर्सेज को डिप्लीट करना, उन्हें मनमर्जी तरीके से यूज करना, उनका कोई प्लानिंग के साथ उनका यूज न करना, तो वो एक रीजन हो सकता है। एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स, कहने का मतलब ये है कि सोसाइटी के केवल कुछ लोगों के हाथ में सारे रिसोर्सेज का आ जाना, ठीक है ना। यानी कि सोसाइटी का एक पार्ट तो ऐसा है जो सारे रिसोर्सेज को यूज कर रहा है, और एक पार्ट ऐसा है जो उन रिसोर्सेज को एक्सेस ही नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो क्या एक ये रीजन हो सकता है। तीसरा है इंडिस्क्रिमिनेटिव एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज। तीसरा क्या है, इनडिस्क्रिमिनेट, जैसा कि पहले वाले की तरह ही है कि कुछ लोग तो यूज कर रहे हैं लेकिन कुछ लोग यूज नहीं कर पा रहे हैं। दोनों में अंतर क्या है, दोनों में यहां है कि एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स, फ्यू हैंड्स में तो है लेकिन वो दूसरों को यूज करने दे रहे हैं बट ऑन सम कंडीशन, ठीक है। तीसरा क्या है, यहां हो गया इनडिस्क्रिमिनेटिव, यानी कि आप लोगों ने अपनी सिविक्स में पढ़ा होगा कि कुछ लोगों तक जो है पहुंच नहीं होती है कई सारी चीज़ों की, तो वही सेम चीज़ यहाँ पर है कि कुछ लोग तो इतना एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, जैसे वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं वो इतना एक्सप्लॉइट करती है रिसोर्सेज को, और वहीं अगर हम बाकी कंट्रीज की बात करें तो वो रिसोर्सेज को उतना एक्सेस नहीं कर पाती हैं, ठीक है ना। तो इनडिस्क्रिमिनेटिव एक्सप्लॉइटेशन ऑफ रिसोर्सेज और यूज ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि हम जो नॉर्मल रिसोर्सेज का यूज करते हैं, क्या वो इसका एक ग्लोबल वार्मिंग और एनवायरमेंटल पोल्यूशन का रीजन हो सकता है। तो अब आप लोग सोचिए, आप लोग बताइए कि क्या इसमें से सही आंसर हो सकता है। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अब मैम आप बोलोगे कि मैम इजी आप करवा रहे हो और हार्ड हमको दे रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि ग्लोबल वार्मिंग और एनवायरमेंटल पोल्यूशन का मेन रीजन क्या है। थोड़ा सा दिमाग लगाइए और मुझे इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। दैट इज फॉर यू। ठीक है, आप इसका मुझे जो है आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारा, Which are the main factors that determine creation of resource? आप लोग की जो बुक है उसमें स्टार्टिंग में ही एक डायग्राम बना हुआ है। हमारे पास बहुत सी चीज़ें होती हैं, ठीक है ना, लेकिन हम हर उस चीज़ को रिसोर्स जो है नहीं मान सकते। हमने उसमें देखा कि वो हमारे लिए इकोनॉमिकली फीजिबल होना चाहिए, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए, इसके अलावा कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। इसके अलावा भी अगर मान लीजिए हमारे पास कोई रिसोर्स है, ठीक है ना, अब वो रिसोर्स किस तरीके से रिसोर्स बना, यानी कि वो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में किस तरीके से पार्ट ले पा रहा है वो रिसोर्स, तो वो रिसोर्स का क्रिएशन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है या फिर किस तरीके से उसे डिटरमाइन किया जा सकता है, ये आपको बताना है। तो देखिए यहां पर 3 है। क्या केवल नेचर और टेक्नोलॉजी के दम पर हम लोग रिसोर्सेज का क्रिएशन कर सकते हैं? मतलब सिर्फ नेचर है और टेक्नोलॉजी है तो क्या उससे रिसोर्स बन जाएगा? आई डोंट थिंक सो। चलिए आगे देखते हैं, हो सकता है बन जाए। दूसरा है नेचर और ह्यूमन बीइंग। अच्छा, केवल हमारे पास प्रकृति है, ठीक है, और इंसान है जो कि हमेशा से थे पहले, तो क्या हमने अपने सारे रिसोर्सेज का क्रिएशन हम लोग कर पाए थे या फिर सारे रिसोर्सेज को हम लोग यूज कर पा रहे थे? सोचिए जरा, थिंक अबाउट इट। नेक्स्ट है नेचर, ह्यूमन बीइंग्स एंड टेक्नोलॉजी। नेचर भी है, ह्यूमन बीइंग्स भी है और टेक्नोलॉजी भी है। क्या ये तीनों मिलकर नेचर मतलब रिसोर्सेज को क्रिएट कर सकते हैं, रिसोर्सेज का अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, उस स्टेज तक उसको पहुंचा सकते हैं, रिसोर्स वाली फॉर्मेट में उसको पहुंचा सकते हैं, या फिर केवल टेक्नोलॉजी और ह्यूमन बीइंग, नेचर की जरूरत ही नहीं है, टेक्नोलॉजी आजकल सब बना देगी। इज इट पॉसिबल? बताइए। चलिए मैं आपको बताती हूँ इसका सही आंसर, और इसका सही आंसर है कि भाई जब हमारे पास हमें रिसोर्सेज मिल कहाँ से रहे हैं, सारी चीजें हमें कौन दे रहा है भाई? सारी चीजें हमें नेचर से मिल रही हैं, प्रकृति से मिल रही हैं, तो उसके साथ तो हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, ठीक है। समटाइम्स अगर आपको आंसर नहीं पता होता ना तो ट्राई टू यूज एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेट करना सीखिए आंसर्स को, ठीक है। जब एलिमिनेट करना सीखोगे तो आप काफी हद तक एक सही आंसर को गेस कर पाओगे, ठीक है। तो नेचर के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज हम नहीं कर सकते। अब दूसरी चीज आती है टेक्नोलॉजी।
अब टेक्नोलॉजी ऐसा तो नहीं है कि भाई कहीं से प्रकट हो जाएगी टेक्नोलॉजी, ज़मीन के अंदर से अपने आप प्रकट हो जाएगी टेक्नोलॉजी कि भाई मैं टेक्नोलॉजी और आप मुझे इस्तेमाल कर लो, ऐसा तो नहीं है। उस टेक्नोलॉजी को कौन बनाएगा? उस टेक्नोलॉजी को बनाएगा ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन माइंड उस टेक्नोलॉजी को बनाएगा और उस टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम लोग जो है रिसोर्सेज को क्रिएट कर पाएंगे, उन्हें अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में इस्तेमाल कर पाएंगे, उन्हें उस स्टेज पे पहुंचा पाएंगे जिस स्टेज पर हम लोग उस रिसोर्स को यूज कर सकें। गेट दैट? तो इसका आंसर क्या रहेगा? नेचर, ह्यूमन बीइंग्स एंड टेक्नोलॉजी। हमें तीनों ही चीज़ें चाहिए, एक से हमारा काम नहीं चलेगा। गेट दैट? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज कैन सोलर एनर्जी बी कैटेगराइज्ड? मतलब सोलर एनर्जी को आप किस टाइप ऑफ रिसोर्स में कैटेगराइज कर सकते हो? ठीक है, तो देखिए अब आप लोगों में से बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे कि रिन्यूएबल, है ना, रिन्यूएबल। लेकिन जरा ऑप्शंस देख लीजिए कि ऑप्शंस क्या है, उसके हिसाब से हम लोग आंसर करेंगे। कहता है, चलिए पहला है हम लोगों का फ्लो रिसोर्स, ह्यूमन मेड रिसोर्स, नॉन रिसाइक्लेबल एंड एग्जॉस्टेबल। ये चार ऑप्शन है। तो देखिए मैंने आपको फ्लो रिसोर्स बता दिया था कि ये हम फर्दर कैटेगराइज करते हैं, कैटेगरी किसकी है? रिन्यूएबल रिसोर्सेज की। तो फ्लो रिसोर्स में आप कैसे कह सकते हो कि यानी कि आपके पास एक कंटिन्यू फॉर्म में सोलर रेज आ रही है, आप कितना भी इस्तेमाल करो, कितना इस्तेमाल करोगे, आप करते जाओ, वो आती जा रही है फ्लो में, ठीक है ना, वो हो सकता है। या फिर ह्यूमन मेड, भैया सूर्य देवता जी को हमने नहीं बनाया, सूर्य देवता प्रकृति की देन है, हमारी नहीं, तो वो ह्यूमन मेड रिसोर्स तो बिल्कुल नहीं है। तीसरा है नॉन रिसाइक्लेबल, एक बार आ गई दोबारा आपके पास नहीं आएगी सूर्य की किरणें, ऐसा भी नहीं है। तीसरा है एग्जॉस्टेबल, यानी वो खत्म हो जाएंगी। तो भैया आप जितना यूज कर सकते हो ना करो, लेकिन वो खत्म होने वाली नहीं है। सूर्य के मतलब सन के पास इतनी एनर्जी है कि आप यूज करते करते मिलियंस ऑफ ईयर्स बीत जाएंगे, लेकिन वो खत्म नहीं होने वाली है। तो फ्लो रिसोर्स जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर है। क्या है? फ्लो रिसोर्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज नंबर 6। ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपकी बुक्स में दिया हुआ है, तो बस उस फैक्ट को आपको याद रखना है। फ्रॉम विच 5-year प्लान हैज इंडिया मेड concentrated efforts for achieving the goals of resource planning? ये रिसोर्स प्लानिंग वाला जो टॉपिक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 मार्क्स या 5 मार्क्स में आपका क्वेश्चन जरूर बनेगा, तो इस टॉपिक को आप जरूर अच्छे से पढ़िएगा। और जैसा कि मैंने आपको बोला, इफ यू वांट वन शॉर्ट रिवीजन ऑफ दिस चैप्टर, लेट मी नो अबाउट इट, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ओके, चलिए, तो आपको रिसोर्स प्लानिंग किस 5-year प्लान में इंडिया ने मतलब अचीव किया, यानी कि उसको कॉन्सेंट्रेटेड में कि हम इसी पर अब फोकस करने वाले हैं कि रिसोर्स प्लानिंग किस तरीके से हम लोग करेंगे, तो किस 5-year प्लान में हम लोगों ने जो है वो अचीव किया, तो वो रहने वाला है फर्स्ट 5-year, 5th 5-year, एनुअल प्लान्स एंड 10th 5-year प्लान। तो दैट इज फर्स्ट 5-year प्लान। क्या है? फर्स्ट 5-year प्लान में हम लोगों ने जो है इस गोल को अचीव किया था। ठीक है, नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहने वाला है दैट इज नंबर 7। आप लोगों ने डिफरेंट बेसिस पर जो है रिसोर्सेज को कैटेगराइज किया था, ठीक है ना, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टेबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप एंड ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट ऑफ डेवलपमेंट। तो डिफरेंट टाइप्स में आपने जो है क्या किया था, इनको कैटेगराइज किया था। अब यहां सवाल क्या बन रहा है आप लोगों से, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, किसके उस पर? ओनरशिप। प्लांटेशंस कैन बी बेटर कंसीडर्ड एज विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज? यहां पर इसके अलावा कुछ भी लिया जा सकता था, प्लांटेशन के अलावा कुछ भी ले सकते थे। लाइक प्लांटेशन की बात अगर मैं छोड़ दूं कि अगर किसी का घर है तो वो किस टाइप ऑफ रिसोर्सेज में आएगा, बट यहाँ पर आप लोगों से प्लांटेशन पूछा है कि पौधे लगाना किस टाइप के रिसोर्सेज में आएगा, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल एंड इंडिविजुअल। आई थिंक इट्स इंडिविजुअल 2 टाइम हो गया, इससे आप इंटरनेशनल कर लीजिए। रुकिए, जस्ट होल्ड ऑन अ मिनट प्लीज।
आप इसे इंडिविजुअल से इंटरनेशनल कर लीजिए। इंटरनेशनल रिसोर्सेज, ठीक है, इंटरनेशनल तो इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल रिसोर्सेज, ठीक है। तो देखिए अगर मैं प्लांटेशन की बात करूं यानी कि पौधे लगाना, तो मैं किसी पर डिपेंड नहीं हो सकती। मुझे अगर पौधा लगाना है, मुझे अगर नेचर के लिए कुछ करना है, तो मैं इस चीज़ का वेट नहीं करूंगी कि मेरे पास, मैं पहले कोई कम्युनिटी बनाऊंगी या लोगों के पास जाऊंगी। हाँ, बनती है इस तरह की कम्युनिटी, लोग करते हैं, लेकिन मैं इसे जो कंसीडर करूंगी और जो होना भी चाहिए वो होना चाहिए इंडिविजुअल लेवल पर, कि आप सभी को जो है वो प्लांटेशन करनी चाहिए। कि इंडिविजुअल लेवल पर लोग जितनी प्लांटेशन करेंगे और जितना ख्याल उस प्लांट का रखेंगे, उतनी ही अच्छे से वो ग्रो अप कर पाएगा एज कंपैरिजन अगर हम उसे कम्युनिटी पर छोड़ें या फिर नेशनल गवर्नमेंट पर छोड़ें या इंटरनेशनल लेवल पर छोड़ें, तो इंडिविजुअल लेवल पर सबसे बेटर काम करेगा। तो इसे जो है हम किस पर रखेंगे, इंडिविजुअल पर रखेंगे। किस पर रखेंगे, इंडिविजुअल पर, ठीक है। तो आपके 7 क्वेश्चंस हो गए। अब हम बात करते हैं नंबर 8, what is necessary for sustained quality of life and global peace। मतलब क्या नेसेसरी है एक शांतिमय जीवन जीने के लिए और एक क्वालिटी लाइफ जीने के लिए। मतलब लाइफ में, एक अच्छी लाइफ में आपके पास क्वालिटी लाइफ जीने का मतलब क्या होता है, यानी कि आपके पास घर है, रोटी है, कपड़ा है, मकान है, ये आपकी बेसिक नीड्स है। ये बेसिक नीड्स आपके पास होनी चाहिए, आप इन ज़रूरतों को पूरा कर सको और आपके आसपास के माहौल में शांति हो, एनवायरनमेंट अच्छा हो। तो इससे बेहतर लाइफ और क्या हो सकती है ना। तो उस लाइफ के लिए क्या नेसेसरी है, स्टॉप यूजिंग ऑफ रिसोर्सेज, कि हम रिसोर्सेज को यूज ही करना बंद कर देते हैं। भाई सारा झगड़ा ही खत्म, हम रिसोर्सेज को यूज ही नहीं करते, तो हम लाइफ ही सस्टेन नहीं कर पाओगे। सांस कहाँ से लोगे, वो एयर भी जो है क्या है, वो एक रिसोर्स है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। नेक्स्ट क्या है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि सभी में इक्वली रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, उसका डिस्ट्रीब्यूशन सब में इक्वल हो, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज, भैया जम के एक्सप्लॉयट करो, जितना कर सकते हो ना। मतलब आपको किसी चीज़ का याद रखने की जरूरत ही नहीं है, आप बस यूज़ करते जाओ, एक्सप्लॉयट करो उन्हें, ताकि ये एक नेसेसरी चीज़ है। तीसरा है सेविंग रिसोर्सेज फॉर फ्यूचर, कहने का मतलब ये है कि आप अपनी आज की ज़रूरतों को मारो गोली और फ्यूचर के लिए जो है आप इसे सेव कर लो। तो ये पॉसिबिलिटी है, यानी कि हम आज प्यासे मरते रहे और पानी को जो है फ्यूचर जनरेशन के लिए सेव करते रहे। तो ये क्या हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है, ज़रा सोचिए इस बारे में, ठीक है। तो ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो सबसे अच्छा जो ऑप्शन है, सबसे बेहतरीन, वो क्या रहने वाला है कि सभी में भाई रिसोर्सेज का इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन कर दो। किसी, ना एक सोसाइटी के हाथ में, ना किसी एक देश के हाथ में, ना किसी कम्युनिटी के हाथ में, आप सभी के बीच में इक्वली रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन कर दो, ठीक है ना। क्योंकि अगर कोई एक एक्सप्लॉइट करेगा, क्योंकि देखिए हमारी जो प्रकृति है हम उसे माँ कंसीडर करते हैं, क्या करते हैं, माँ। हम लोग भेदभाव कर सकते हैं लेकिन माँ कभी भेदभाव नहीं करती। आप बुरा करोगे, अगर प्रकृति को नुकसान पहुंचाओगे, तो प्रकृति वापस आपके साथ बुरा करेगी, और वो बुरा किसी एक के साथ नहीं, वो फिर सबके साथ होगा, क्योंकि वो भेदभाव नहीं कर रही है, ठीक है ना। आप प्रकृति के साथ भेदभाव कर रहे हो, तो वो चीज़ जरा सोचिए एंड थिंक अबाउट इट। तो सबसे बेटर ऑप्शन क्या है कि आप सभी के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन को बिल्कुल इक्वल कर दीजिए, ठीक है ना। नेक्स्ट जो रहने वाला है नंबर 9, सो हम लोग बात कर लेते हैं नंबर 9 क्वेश्चन। द ओशियनिक रिसोर्स बियॉन्ड 200 किलोमीटर ऑफ द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एंड बियॉन्ड 200 किलोमीटर टर्म्ड एज विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। हम लोगों ने जब ओनरशिप के बेसिस पर कैटेगराइज किया था, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि इंडिया में क्या रहने वाला है, इंडिया में जो रहता है वो रहता है 12 नॉटिकल माइल्स। कितना रहता है, यानी कि सी का जो 22.2 किलोमीटर, किलोमीटर्स में अगर हम करें तो लाइक 22.2 और 5 किलोमीटर से रहता है, एंड नॉटिकल माइल्स 12 नॉटिकल माइल, 12 नॉटिकल माइल्स, ठीक है। तो ये जो है क्या रहता है, इस एरिया को यूज करने के लिए, इस ओशियनिक पार्ट को यूज करने के लिए इंडिया को किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। वी कंसीडर इट एज अ नेशनल रिसोर्स। अगर उसी तरीके से अगर मैं बात करूं कि 200 किलोमीटर से बाहर, बियॉन्ड, वो किस में आएगा,
तो वो आएगा, हम लोग उस पर क्या रहता है, जिसका कोई नहीं उसका भगवान। हाँ, तो यहाँ भगवान वाली वो है, वो एक सुप्रीम पावर है। बट इसके अलावा जो है उस पर यूनाइटेड नेशंस जो है, आप वहाँ पर अगर आपको कोई भी माइनिंग का काम करना है या फिर आपको वहाँ से किसी भी तरीके की आपकी शिप्स को मूव करवाना है, तो यू हैव दैट परमिशन फ्रॉम यूनाइटेड नेशंस। तो हम उसे किस में कंसीडर करेंगे, इंटरनेशनल रिसोर्स में जो है हम उसे कंसीडर करेंगे बियॉन्ड 200 किलोमीटर। ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं नेक्स्ट क्वेश्चन की, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ह्यूमन मेड रिसोर्स। 4 रिसोर्स आपको दिए हुए हैं, दैट इज पेट्रोलियम, फॉरेस्ट, मशीन्स एंड लैंड्स। मतलब बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। आपको 2 क्वेश्चन मैंने दिए हैं, एक नंबर 3rd एंड इट्स नंबर 10th। ये दोनों क्वेश्चंस के आंसर जो है आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएंगे, क्योंकि मैं आप लोगों को ज्यादा होमवर्क नहीं देती और आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो के जो क्वेश्चंस थे उनके भी आंसर ज्यादा नहीं दिए हैं। सो इट्स माय रिक्वेस्ट कि जो भी मैं आपको होमवर्क देती हूँ या जो भी आपको कमेंट बॉक्स में लिखने को बोलती हूँ, तो आप उसे किया कीजिए, क्योंकि आप ही लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है। आई होप आप लोग को आज का वीडियो पसंद आया हो, कुछ समझ में आया हो, कुछ नया जानने को मिला हो। इस सीरीज को हम लोग आगे बढ़ाते रहेंगे। मैं जितना डीप में हो सकता है उतने क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लाने की कोशिश करूंगी और सारे चैप्टर्स के लिए लाऊंगी। एक चैप्टर के लिए नहीं, सारे चैप्टर्स के लिए क्वेश्चन आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको लिंक्स दिए हुए हैं सैम्पल पेपर्स के, उन्हें जरूर से जाके चेकआउट कीजिएगा, क्योंकि वो आप लोग के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। एंड आई अश्योर यू दैट 100%, मैं आपको 100% गारंटी के साथ अश्योर कर सकती हूँ कि आप निराश नहीं होंगे और वो आपकी जो प्राइस है ना उस सैम्पल पेपर की, वो वाकई वर्थ इट होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अमेजिंग फैक्ट्स के साथ, कुछ और वीडियोस के साथ, कुछ और MCQs के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। बाय बाय।